किस तरह की शर्त? राजा और चक्रदेव ने एक साथ पूछा। यशाचारी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि शिरीन मेरे शिष्या के रूप में मेरे साथ हिमालय चले। राजा नहीं चाहता था कि यश आचार्य शनाया को अपने साथ ले जाएं, इसीलिए वो चुप खड़ा रहा। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ था कि यश आचार्य यहां अपना बदला लेने नहीं बल्कि शिष्य पाने की इच्छा से आए थे। लेकिन ये जानते हुए भी राजा चुप ही रहा। एक छात्र के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले सभी नागरिक विद्वान होने पर दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं। साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद शायद ही कोई अपने देश लौटता हो। अब जब यश आचार्य को महर्षि से ज्यादा प्रतिभाशाली चिकित्सक मिलने की उम्मीद शनाया में दिखी तो उन्होंने शनाया को अपने साथ ले जाना चाहा। लेकिन राजा ने भी शनाया को अपना शाही चिकित्सक बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। साथ ही दूसरी बात यह थी कि अगर शनाया यश आचार्य के साथ जाने का फैसला करती तो उसे वापस लौटने में कम से कम 5 साल लग जाते। इसीलिए राजा थोड़ा घबरा रहा था और उसकी घबराहट उसके माथे के पसीने की परत के रूप में दिख रही थी। उस हॉल के दरवाजे को देखते हुए राजा सोच रहा था कि महर्षि कब आएंगे। यश आचार्य राजा की परवाह किए बिना शनाया की तरफ देखकर पूछते हैं, शिरीन, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? शनाया यश आचार्य को देखकर मुस्कुराकर कहती है, आचार्य, क्या आपका मतलब है कि अगर मैंने आपका अनुसरण नहीं किया तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? कुछ समय के लिए यश आचार्य चुप हो गए। लगातार शनाया की तरफ देखते हुए वो कहते हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरी छात्र बनने के लिए तैयार नहीं हो? शनाया मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं, आपसे ज्ञान लेना मेरा सौभाग्य होगा। कुछ देर सोचने के बाद यश आचार्य कहते हैं, तुम्हारे स्वभाव से मुझे लगा कि तुम मेरी छात्र नहीं बनना चाहती शिरीन। शनाया फिर कहती है, क्यों नहीं? यश आचार्य चुप रहे, पर उन्होंने शनाया को फिर देखा। वो उसके चेहरे के हाव भाव में कुछ ढूंढ रहे थे। हालांकि वो निराश हुए क्योंकि शनाया सामान्य लग रही थी और किसी भी समय उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। शनाया का इतना सामान्य लगना भी कहीं ना कहीं उन्हें एक शक की ओर ले जा रहा था, जिस कारण यश आचार्य उसकी भावनाओं को नहीं जान पा रहे थे। दूसरी तरफ ये बात अपने आप में आश्चर्यजनक थी कि शनाया वही लड़की है जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहे थे। जैसे ही राजा ने यश आचार्य को लगभग सहमत होते देखा, तभी राजा उन्हें रोकने का एक बहाना ढूंढते हुए कहता है, आचार्य, कृपया रुकिए, वो आपकी छात्रा नहीं बन सकती। यश आचार्य पूछते हैं, क्यों? राजा कहता है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिभा देवताओं से प्राप्त की, इसलिए वो आपकी नहीं किसी की भी छात्रा नहीं बन सकती। ये जानकर नाखुश होते हुए यश आचार्य शनाया से पूछते हैं, क्या ये बात सच है कि तुमने अपनी प्रतिभा देवताओं से सीखी है? शनाया यश आचार्य को कहती है, जी हाँ। क्या इसमें कोई बुराई है? शनाया का हाथ पकड़े हुए यश आचार्य कहते हैं, ये एक पागलपन है, चलो मेरे साथ। यश आचार्य बिना रुके शनाया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर राजा विक्रमादित्य उन्हें इतनी आसानी से शनाया को कैसे ले जाने दे सकता था। इसलिए उसने अपने सबसे बलवान सैनिक को उन्हें रोकने का संकेत किया। साथ ही राजा को यह भी लग रहा था कि कहीं यश आचार्य प्रतिभा की खोज में निकले दूसरे राज्य के गुप्तचर तो नहीं। इसीलिए राजा कहता है, आचार्य, यह हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है कि आप शिरीन को अपनी छात्रा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसने अपना ज्ञान देवताओं से पाया है, इसलिए हम सबको इस बात की पुष्टि होने तक इंतजार करना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि यह कार्य सिर्फ महर्षि ही कर सकते हैं। यश आचार्य ने शनाया की तरफ देखा और इतने शांत और बिना विरोध किए उनके साथ जाने के लिए तैयार देखकर यश आचार्य के मन में कई सवाल उठने लगे। वो सोचने लगे कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे। साथ ही यश आचार्य राजा की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं आपके सवाल के बारे में सोचूंगा। तभी शनाया की तरफ मुड़ते हुए वो फिर से कहते हैं, इस बारे में बाहर जाकर बात करना ठीक रहेगा। राजा को यश आचार्य की बात पर अचरज महसूस हुआ, क्योंकि वो किसी भी कीमत में शनाया को अपने साथ ले जाना चाहते थे। हालांकि उन्हें रोका गया था, लेकिन उन पर किसी भी तरह का प्रहार घातक सिद्ध हो सकता था। ये बात राजा भी जानता था। एक अफवाह थी कि प्रसिद्ध समूह का नेता पूरी तरह से जख्मी होकर मरने वाला था, इसलिए समूह ने एक शिष्य का अपहरण करने की योजना बनाई। शिष्य को लाया गया, पर उसके द्वारा वो नेता ठीक ना हो सका, इसलिए समूह के एक इंसान द्वारा उस शिष्य को मारकर ऊंचे खंबे में लटका दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने पर यश आचार्य अकेले वहां गए और शिष्य का मृत शरीर उनके बीच से वापस लाने के साथ ही उन्होंने पूरे समूह का खात्मा कर दिया। 100 सालों के इतिहास रखने वाले समूह का सर्वनाश यश आचार्य ने अकेले ही कर दिया था। इसलिए ये बात सभी लोग जानते थे कि यश आचार्य चिकित्सा विज्ञान के साथ युद्ध कला में भी निपुण है, लेकिन उन्हें आसानी से कोई भी बात गुस्सा नहीं दिला सकती है। अगर वो खूनियों के पूरे समूह को अकेले मार गिरा सकते हैं, तो राजा का एक सिपाही, जिसे राजा ने उन्हें रोकने का संकेत किया था, यश आचार्य का रास्ता रोकते हुए डर रहा था।
राजा के सामने रुकने से पहले यशाचारी ने भीड़ को देखा, फिर उन्होंने उदासीनता से पूछा, महाराज, क्या आपको लगता है कि आपके लोग मेरा रास्ता रोक सकते हैं? मैं आज किसी को मारना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उसे 1 साल के लिए दूर ले जाना चाहता हूं और ये उसके ऊपर है कि वो कहां जाना चाहती है। वो अभी भी अपने बाएं हाथ से शनाया को पकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दाहिने हाथ से एक हल्के रंग का सिक्का दिखाते हुए कहा, अगर आप हमें जाने देते हैं तो ये सिक्का आपका है। राजा उस सिक्के को देखकर आकर्षित होता है, क्योंकि उसने उस सिक्के को पहचान लिया था। वो सिक्का बहुत कम पाया जाता था, इसलिए राजा थोड़ा आगे बढ़ा। राजा कहता है, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इसे 1 साल तक रख सकते हैं? यशाचारी कहते हैं, हाँ। सिक्के को देखते हुए राजा ने फिर से पूछा था, क्या इससे इसके चेहरे के धब्बे को भी ठीक कर सकते हैं? यशाचारी कहते हैं, हाँ। ये कहते ही वो वहां से निकल जाते हैं। राजा विक्रमादित्य कहता है, ये अच्छी बात है, मुझे आप पर भरोसा है। ये कहते ही राजा सैनिकों को रास्ता छोड़ने का संकेत करता है। राजा का संकेत पाते ही सैनिक यशाचारी के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। शनाया को लगता है कि इस तरह यशाचारी के साथ महल से बाहर आने से उसका सम्मान सबकी नजर में और भी बड़ा हो गया है। साथ ही शनाया के मन में चल रहा था कि यशाचारी उसको महल से बाहर क्यों लाना चाहते हैं? क्या वो रमेश था? क्या वो फिर से शनाया को मारना चाहता था, या वो शनाया के चिकित्सा ज्ञान के बारे में जानना चाहता था, या फिर कुछ और? शनाया की पिछली जिंदगी में जिस तरह धोखे से रमेश ने उसका दिल निकाल लिया था, शनाया को डर था कि ऐसा ही कुछ फिर से ना हो। तभी महर्षि वहां आ रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले यशाचारी हॉल के दरवाजे से बाहर निकलते ही आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हैं। साथ ही शनाया भी अपना सर उठाकर यशाचारी के साथ आसमान की तरफ बेसुध होकर देखती है। तभी आसमान में नीले रंग के फीते लहरा रहे थे और उनके ऊपर आसमानी नीला जहाज था, लेकिन उस जहाज की सामग्री छुपी हुई थी। जहाज के ऊपर एक चित्र उसे आसमान के जैसा ही दिख रहा था, साथ ही उसमें चिड़िया मानो उड़ रही हो और चांद सुनहरे रंग का चमक रहा था। और वो जहाज ऐसे चल रहा था जैसे समंदर में जहाज चलता है। शायद इसी तरह से अमरत्व को प्राप्त कर लोग आसमान में घूमते होंगे। उस जहाज के चारों ओर कुल 8 लोग हैं, जिनमें से 4 आदमी और 4 लड़कियां हैं, जिनकी उम्र लगभग 17 साल की होगी। सभी लड़कियों ने एक जैसे रंग के कपड़े पहने हैं, जिनमें वो बहुत सुंदर लग रही हैं। चारों लड़के चप्पू चला रहे हैं। चारों लड़कियां जहाज के दोनों तरफ से नीले फीते फेंक रही हैं। जहाज बंद नहीं था और इस प्रकार जहाज पर एक और आदमी देखा जा सकता था। इस आदमी ने बैगनी रंग का कपड़ा पहना हुआ था, जिससे वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। शनाया पुरुषों और महिलाओं के चेहरे देख सकती थी, लेकिन बीच में जो आदमी था उसे नहीं देखा जा सकता था। भले ही वो मुखौटे में नहीं था, वो केवल उसके काले काले लंबे बालों को हवा में उड़ते हुए देख सकती थी और ऐसा लग रहा था कि वो खींच रहा है या कुछ बना रहा है। उसने मुश्किल से अपना एक हाथ उठाया, लेकिन इस क्रिया के साथ उसकी चौड़ी बैगनी आस्तीन हवा में लहरा रही थी, जिससे उसका सुंदर हाथ उसकी उंगली पर एक बिल्ली की आंख जैसी छवि दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही समय में हाथ हिलाना और चित्र बनाना दोनों ही काम कर रहा हो। यह दृश्य बता रहा था कि जैसे आखिरकार महर्षि आ पहुंचे। तभी कोई बुदबुदाया और ये देखकर शनाया मुड़ी तो उसने देखा कि राजा अपने अधिकारियों को महर्षि का अभिवादन करने के लिए ले जा रहा है। सब उस रहस्यमयी जहाज के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। तभी सभी घुटने टेकते हुए कहते हैं, आपका स्वागत है महर्षि। राजा खुशी से जहाज की ओर हाथ लहराते हुए उत्साह में बोलता है, महर्षि आप यहां आ गए। शनाया सोचने लगती है, तो ये थे महर्षि। क्या शानदार और मस्त अंदाज के साथ ये एक शांति का एहसास लेकर आए हैं। शनाया जल्दी से अपनी टेलीपोर्टेशन शक्तियों का उपयोग करके यशाचारी के कान में कहती है, चलो चले। यशाचारी को यकीन था कि वहां से बाहर निकलते ही शनाया भाग जाएगी। हालांकि शनाया वहां किनारे पर खड़ी थी। यशाचारी निराश हो गए और उन्होंने खुद से सवाल किया, कहीं वो गलत तो नहीं। यशाचारी अपनी क्रिया में बहुत तेज है, ये शनाया जानती थी, इसलिए शनाया चाहकर भी उनसे बच नहीं सकती थी। लेकिन इस बार उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, इसीलिए उससे यशाचारी निर्देशित आवाज के द्वारा पूछते हैं, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? शनाया अपना हाथ खींचना चाहती थी, पर चाहकर भी बच नहीं सकती थी और ना ही वो टेलीपोर्टेशन की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उसका सच यशाचारी को पता चल जाता। दूसरी तरफ महर्षि का जहाज ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, पर वो बहुत तेजी से यात्रा कर रहा था। जब शनाया ने पहली बार उसे देखा तब उसकी दूरी लगभग 2 मील थी, लेकिन जब उसने फिर से अपना सर घुमाया तो महल के ऊपर ही रुक गया था। लाल रेशमी कालीन का टुकड़ा जहाज से महल के प्रवेश द्वार की ओर फेंका गया और उसे महल के प्रवेश द्वार के सामने अच्छी तरह से बिछा दिया गया। बैगनी रंग के कपड़े में महर्षि इत्मीनान से तैरते जहाज से बाहर निकले और धीरे धीरे लाल रेशम की कालीन पर आ गए।
लाल रेशम की प्रकृति यही थी कि वो इतना हल्का था कि उस पर एक पक्षी खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन महर्षि उस पर चले। उनकी छवि रहस्यमयी और सुंदर थी, जैसे कि वो कोई भगवान हो। वहां मौजूद लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे भगवान को देखा जाता है, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो उनकी पूजा करने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर यश आचार्य बिना हिले वहीं खड़े रहे। उसका हाथ जो शनाया को थामे था ठंडा हो गया और उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। यहां महर्षि अंत में लाल रेशम पथ से जमीन पर उतरे। लहराता हुआ बैगनी लबादा उनके शरीर पर फड़फड़ाया और अंत में शनाया ने उन्हें देखा। उस खास क्षण में वो आश्चर्यचकित हो गई। इस आदमी का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से लगभग 80 से 90% राजकुमार के समान था, जो शनाया को गर्म पानी के झरने में मिला था। अंतर यह था कि राजकुमार पानी की तरह पवित्र और बिल्ली की तरह आज्ञाकारी था। शनाया के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या ये वही सुंदर राजकुमार है? वो नहीं हो सकता है ना। या ये उस खूबसूरत राजकुमार का भाई है? क्या दोनों जुड़वा हैं? अचानक ऐसा लगा कि महर्षि ने शनाया को घूरते हुए महसूस कर लिया, इसलिए उन्होंने अचानक उसकी ओर देखा। शनाया पसीने से तरबतर हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उनकी दृष्टि इतनी तेज है कि उसके अंदर घुस सकती है। यश आचार्य जो उसके सामने थे, वो भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शनाया इस आकर्षक व्यक्ति को देखती रह गई। शनाया का ध्यान अचानक महर्षि के माथे पर गया, जहां उसने देखा कि उनका माथा एक गहने जैसा प्रतीत होता हुआ आग की तरह लाल और सूरज की रोशनी में चमक रही लोमड़ी की आंखों के आकार का था। उस समय शनाया का दिल थोड़ा हिल गया। उसने उस खूबसूरत राजकुमार के माथे पर वो गहना भी देखा था। ये उसी के समान था। वो फिर उसी व्यक्ति के लंबे बालों की ओर देखने लगी और वो उनके बालों की लंबाई पर और भी अधिक हैरान थी, जो कि उस राजकुमार के समान ही लग रहे थे। अंतर केवल उनकी लंबाई का था। फिर से सवाल शनाया के दिमाग में घूमने लगे। वो सुंदर राजकुमार 1.78 मीटर लंबा था, जबकि महर्षि लगभग 1.85 मीटर लंबे हैं। तो क्या ये वही सुंदर राजकुमार है? यदि वो नहीं, तो उस राजकुमार से इनके कुछ तो घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, या फिर जुड़वा भाई। तभी महर्षि ने अंत में यश आचार्य की ओर देखा। हो आचार्य, तुम भी यहाँ हो? यश आचार्य हाथ जोड़कर कहते हैं, महर्षि आप यहाँ कैसे? बहुत साल हो गए हैं और आप अभी भी पहले की तरह अच्छे दिख रहे हैं। क्या शनाया को पता चलेगा कि यश आचार्य कौन है? क्या शनाया महर्षि के बारे में जान पाएगी? कहीं राजा विक्रमादित्य के सामने महर्षि शनाया का भेद तो नहीं खोल देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अच्छा गुरु यश आचार्य, आप खुद भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, महर्षि ने हंसकर जवाब दिया। महर्षि के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उनकी मुस्कान खिले हुए फूलों के गुच्छों की तरह थी, बेहद आकर्षक। महल के लोग उनकी मुस्कान से इस हद तक प्रभावित थे कि वहां पर कोई भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पा रहा था। महिलाएं भी शर्मा रही थी और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। शनाया का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन किसी और कारण से यश आचार्य ने महर्षि को गुरुजी कहकर क्यों संबोधित किया? शनाया मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर वो गलत नहीं है तो वो पानी के झरने में खूबसूरत राजकुमारी के भेष में महर्षि थे, यानी वो गलत समझ रही थी। जब शनाया ने याद किया कि उसने उस कुंड में क्या किया था, ये साबित करने के लिए कि वो एक महिला है, तो शनाया को खुद पर गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। गधी कहीं की। शनाया धीरे से अपनी अंगूठी को कोसते हुए कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए था ना। अंगूठी को दुख हुआ और शनाया से कहती है, मैं पहली बार उनका असली चेहरा देख रही हूँ। पहले वो जहां भी जाते थे एक मुखौटा पहनते थे। शनाया गुस्से में कहती है, ये दिखने में कितना चिकना लगता है, आखिर कौन धोखा नहीं खा जाएगा। महर्षि लोगों से इतना कम मिलते थे कि सर्वज्ञानी अंगूठी को भी नहीं पता था कि महर्षि को कभी कभी महल अधिपति के रूप में भी जाना जाता था। अंगूठी शनाया से कहती है, ये भी संभव है कि कुंड में सुंदर महिला वो नहीं बल्कि उनकी जुड़वा बहन थी। उसकी ऊंचाई और तौर तरीके अलग थे। पुल में सुंदर महिला जितनी कोमल और आज्ञाकारी थी, जब आपने उसे जाने दिया तो उसने आपकी बात मानी। दूसरी ओर इस आदमी की आभा इतनी मजबूत है कि इसने दूर से भी इशारों से लोगों को सहमा कर रखा है। आखिर कौन इसे महिला समझ सकता है? शनाया कहती है, सही कहा। हालांकि इस व्यक्ति की शक्ल लगभग कुंड में नहाती हुई राजकुमारी के समान ही थी, फिर भी वो एक आदमी की तरह लग रहा था। क्या वो उसकी कोई जुड़वा बहन थी? इस महर्षि का असली नाम क्या है? शनाया ने पूछा। महर्षि दिग्विजय, अंगूठी बताती है। क्या स्मार्ट नाम है? शनाया ने तारीफ की। महर्षि यश आचार्य के रास्ते को रोकने के लिए समय पर पहुंच गए थे। वो काफी सीधे साधे भी थे। उसने राजा विक्रमादित्य का अभिवादन नहीं किया और सीधे सवाल किया,
वो व्यक्ति कहाँ है जिसे देवताओं से प्रतिभा मिली है? ये लड़की है। राजा विक्रमादित्य के बोलने से पहले राजकुमार चैतन्य ने महर्षि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए शनाया पर अपनी उंगली उठा दी। महर्षि दिग्विजय ने सबसे पहले शनाया के हाथ को देखा जिसे यशाचार्य ने पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो अपना ध्यान शनाया के चेहरे पर पूरी तरह देता, उसने सीधा कह दिया, क्या बदसूरत लड़की है। उसकी आवाज मधुर थी लेकिन उसकी बातें चाकू की तरह ही तीखी थी। अगर उसने किसी दूसरी लड़की से ऐसा कहा होता तो वो बहुत क्रोधित होती या अपना आत्मसम्मान खो देती या फिर अपना सर शर्म से नीचे कर लेती, लेकिन शनाया ने इसकी भी परवाह नहीं की और अभी भी वो शांति से वहीं खड़ी रही। महर्षि दिग्विजय ने फिर से उसकी ओर देखा और अपने चिढ़ते हुए चेहरे के साथ अपेक्षाकृत कोमल आवाज में कहा, क्या आप वही हैं जो देवताओं से उपहार प्राप्त करने का दावा कर रही हैं? हाँ, मैंने ये सब अपने सपने में किसी से प्राप्त किया था। मुझे लगता है कि ये स्वर्ग से मिले हुए उपहार हैं। शनाया ने बारीकी से समझाते हुए जवाब दिया। इसी बीच यशाचार्य ने महर्षि दिग्विजय की ओर मुड़ने से पहले शनाया की ओर देखा और बोला, यह संभव नहीं है कि उसे स्वर्ग से उपहार मिला क्योंकि वो अभी भी जवान है। इसे गलतफहमी हो गई होगी। महर्षि दिग्विजय ने कहने से पहले थोड़ा सुस्त तरीके से हंसते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप आज किसी की तरफ से बोलने में मदद कर रहे हैं। क्या गुरु यशाचार्य और इस लड़की के बीच कुछ है? यशाचार्य ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह लड़की एक अच्छी छात्रा बन सकती है और इसीलिए मैं इसको अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। आप एक बच्चे को ले जाने की हिम्मत करें, वो भी जिसको स्वर्गीय उपहार दिया गया है। महर्षि दिग्विजय मुस्कुराते हुए कहता है। यशाचार्य जवाब देते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि उसे स्वर्ग से कुछ भी नहीं मिला होगा। उसे उपहार मिला है या नहीं यह सत्यापित करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। महर्षि दिग्विजय ने शालीनता से मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। हालांकि उनकी आवाज काफी कोमल थी लेकिन उन्होंने जो कहा वो शब्द कोमल नहीं थे। महर्षि आगे कहते हैं, क्योंकि उसने कहा कि उसने उसे प्राप्त किया है तो मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। जिन लोगों को देवताओं से उपहार मिलता है आप उन्हें अपने शिष्य के रूप में नहीं रख सकते, और यदि वो झूठ बोल रही है तो उसने पाप किया है और उसे दंडित करके अंधेरे जंगल में फेंक दिया जाएगा जहां उसका जीवन उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। इसलिए आप अभी उसे अपने शिष्य के रूप में नहीं रख सकते। यशाचार्य ने अपनी भौहों को चढ़ाते हुए कहा, महर्षि वो अभी भी एक बच्ची है, आप उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? महर्षि दिग्विजय उदासीनता के साथ जवाब देता है, इस भूमि पर किसी को, यहां तक कि एक बच्चे को भी देवताओं से उपहार शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जब उसने ऐसा कह दिया है तो उसे जिम्मेदारी को लेना होगा। हाँ हाँ सही बात है, राजकुमार चैतन्य ने महर्षि का समर्थन करते हुए कहा। एक 8 साल का बच्चा था जो चतुराई से बातें करता था और सभी को बताता था कि उसे स्वर्ग से एक उपहार मिला है। महर्षि द्वारा उसकी परीक्षा ली गई थी और उसकी सभी बाहरी क्षमताओं को तुरंत हटा दिया गया था, फिर उसे जंगल के अंधेरे में फेंक दिया गया। महर्षि गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। गुरु यशाचार्य, मुझे लगता है कि आपको एक तरफ खड़े होकर महर्षि को अपना काम करने देना चाहिए और फिर क्या पता शायद शिरीन वो सच कह रही हो। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़कर राजकुमार चैतन्य को डांटते हुए कहता है, चैतन्य चुप रहो, जब वो बात कर रहे हैं तो तुम महर्षि और गुरु यशाचार्य के बीच कुछ कैसे बोल सकते हो? उनको कैसे बाधित कर सकते हो? राजकुमार चैतन्य घबरा गया और फौरन चुप हो गया। महर्षि की बात को काटना बहुत ही खतरनाक माना जाता था। एक अफवाह थी कि एक व्यक्ति जब महर्षि बोल रहे थे तो वो ऊंची आवाज में बात करता था, इसीलिए उसकी जीभ आधी काट ली गई थी। आज तक वो आदमी केवल बड़बड़ा पाता है। जैसे ही राजकुमार चैतन्य को ये याद आया उसका माथा और भी अधिक पसीने से तर हो गया। वो महर्षि दिग्विजय की ओर क्षमा प्रार्थी रूप में देखने लगा। राजकुमार चैतन्य घबराया हुआ था और वो अपने आप ही एक कदम पीछे हट गया। महर्षि दिग्विजय ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आपको हाल ही में सफलता मिली होगी, है ना? क्या आपको लगता है कि आपको अभी राजा बनने का सम्मान मिला है और आपको लगता है कि आप मेरे जैसे ही दर्जे के हो चुके हैं? क्या इसीलिए आप बिना ज्यादा विचार विमर्श किए बोलने लगे? राजकुमार चैतन्य बहुत घबराया हुआ था। वो तुरंत झुक गया और कहा, नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई है। मैं राजकुमार चैतन्य निश्चित रूप से इसके लिए क्षमा मांगता हूं। महर्षि दिग्विजय ने मुंह फेर लिया और उसी उदासीन आवाज के साथ उन्होंने कहा, आपका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि आप अभी तक एक सम्राट के रूप में योग्य नहीं हुए? राजकुमार चैतन्य सोच रहा था कि अब उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए। हालांकि अदालत के अधिकारियों को पता था कि वो राजा बनना चाहता है और ऐसा कर भी सकता है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने कबूल नहीं कर सका क्योंकि वो अभी तक कोई कदम नहीं उठा रहा था। लेकिन उसने खुल के भी नहीं माना, क्योंकि अगर उसने सीधे इनकार किया तो सिंहासन पर चढ़ने की अपनी योग्यता खो देगा। महर्षि ने केवल कुछ ही शब्दों में उसे आसानी से फंसा दिया था। एक पल के लिए रुकने के बाद चैतन्य अचानक से फर्श पर लेट गया और महर्षि को प्रणाम करके कहता है, गुरुजी,
मुझे पता है कि मैं गलत हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। महर्षि उस पर मुस्कुराए लेकिन कहा कुछ नहीं। इसलिए राजकुमार चैतन्य खुद को बचाने के लिए चुपचाप झुका रहा। महर्षि दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अहंकारी हूं। क्या मुझे शर्मिंदा करने के लिए आप ऐसे फर्श पर लेटे हुए हो? राजकुमार चैतन्य खड़ा होकर कहता है, माफ कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। महर्षि ने कुछ नहीं कहा और राजकुमार चैतन्य चुपचाप अपनी जगह पर वापस जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे किसी बुरी बला से उसका पीछा छूटा हो। तभी शनाया को महर्षि की शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि इस राज्य में महर्षि की स्थिति स्वर्गीय गुरु महंत की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक थी, लेकिन राजकुमार चैतन्य उतना भयभीत नहीं था जितना वो उनके सामने हुआ था। अगर तुम अभी टेलीपोर्ट करती हो तो इस परीक्षा से बच सकती हो। यशाचार्य की आवाज शनाया के दिमाग में सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो टेलीपैथी के जरिए शनाया से बात कर रहा था। यशाचार्य शनाया से आगे कहता है, मैं महर्षि को थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। तुरंत शहर से बाहर निकलो और जंगल के पश्चिम में मेरी प्रतीक्षा करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये बेवकूफी करने का समय नहीं है। शनाया ने अपने होठों को दबाया और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई आवाज ही ना आई हो। इसी बीच वह अपने अंदर खूब हंस रही थी, क्योंकि वो फिलहाल बिल्कुल भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी, नहीं तो वो कब का भाग चुकी होती। उसके पास ऐसी भी शक्ति नहीं थी जो यशाचार्य का जवाब मन ही मन उसे वापस दे सके, क्योंकि शनाया के पास टेलीपैथी की शक्तियां भी नहीं थी। शनाया! महर्षि ने अचानक अपनी स्पष्ट आवाज के साथ शनाया को बुलाया। शनाया ने अपने आप अपना सर उठाया और महर्षि को आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए देखा। महर्षि ने अपना हाथ बढ़ाया और शनाया को आमंत्रित किया, यहाँ आओ। महर्षि की हथेली बहुत गोरी थी, जिसमें वो नक्काशीदार सफेद जेड के अंतिम उत्पाद की तरह दिखती थी और उसके नाखून गुलाबी रंग के थे। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से नाजुक लग रहा था। सवाल था, क्या ये नाजुक हाथ शनाया को स्वर्ग भेजने वाला है या नरक में? ऐसा लग रहा था कि उसके लिए नरक की संभावना ज्यादा थी। क्या ही फर्क पड़ता है, उसे नरक में धकेल दो। लेकिन शनाया महर्षि को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उसकी भी असलियत सबको बताकर रहेगी। शनाया ने मन ही मन ठान लिया था। शनाया आगे बढ़ी और महर्षि से कहा, महल अधिपति, मुझे लगता है कि हम पहले भी मिले। महर्षि दिग्विजय झुंझला गया, लेकिन खुद पर काबू करते हुए एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अनजान बनते हुए कहा, ओह, ऐसी बात है? शनाया जवाब देती है, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले ही आपको नाराज कर दिया था। अपने शब्दों से शनाया ने लगभग सभी को चौंका दिया। महर्षि दिग्विजय अभी भी मुस्कुरा रहा था और कहता है, और मुझे बताओ कि जरा तुमने ये कैसे किया? शनाया ने फिर से उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार याद दिलाते हुए कहा, महल अधिपति जी, क्या आप भूल गए? शनाया ने महल अधिपति शब्द पर जोर देकर पूछा। महर्षि दिग्विजय ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और वो अचानक हंस पड़ा। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं कि आप क्या बात कर रही हैं। शनाया ने एक पल के लिए उसे देखा और कहना चाहा, लेकिन उसे झिझक हो रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे इसको सार्वजनिक रूप से सबके सामने तो नहीं कहना चाहिए। हर कोई असमंजस में था और एक दूसरे को देखने लगा कि क्या किसी को पता है कि शिरीन और महर्षि किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि शनाया के शब्दों का कोई ऐसा छिपा हुआ अर्थ था जिसने महर्षि को किसी सोच में डाल दिया था। देवताओं के उपहार के साथ एक शिष्य का सत्यापन मूल रूप से केवल महर्षि द्वारा ही किया जा सकता था, लेकिन अगर शनाया के प्रति उसकी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं थी तो हो सकता था कि वो अपने सत्यापन में पूरी तरह से पवित्रता ना रखे। लोगों को भी शक होने लगा था। हालांकि महर्षि द्वारा कोई गलती करने के बारे में पहले कोई अफवाह नहीं थी। आखिरकार वो इतने शक्तिशाली थे कि किसी को भी उनके फैसले पर संदेह करने की हिम्मत नहीं थी। उनका सत्यापन खुले तौर पर, निजी तौर पर, खुले मंच पर किया जाता था। ज्यादातर वो अकेले ही परीक्षा पूरी करते थे, जबकि बाकी लोग बाहर इंतजार करते थे। इस बार लोगों को संदेह होने लगा कि अगर शनाया ने उन्हें नाराज किया होगा तो क्या वो अपना सत्यापन ईमानदारी से करेंगे। सबसे पहले संदेह करने वालों में चक्रदेव था। वो बहुत चिंतित था जब से शनाया ने वो शब्द कहे, स्वर्गीय उपहार। जैसे ही चक्रदेव ने सुना कि शनाया ने क्या कहा, उसने विक्रमादित्य से तुरंत कहा, महाराज, ये परीक्षण करना कि क्या किसी को स्वर्ग उपहार दिया गया है, ये एक गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि शायद हमारे सामने एक खुली परीक्षा होनी चाहिए और 2 सहायक भी होनी चाहिए, ताकि हर कोई देख सके। परिणाम के प्रति सभी इत्मीनान से रहें और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। राजा विक्रमादित्य ने भी मामले के महत्व को समझा और कहा कि इसे समझदारी से संभालना चाहिए। वो महर्षि दिग्विजय की ओर मुड़ा और पूछा, महर्षि, आप क्या सोचते हैं? यशाचार्य ने जल्दी से कहा, मैं एक सहायक बनने के लिए तैयार हूं। मैं भी एक सहायक बन सकता हूं। हॉल के बाहर से एक स्पष्ट और उदासीन आवाज आई और काले रंग के लिबास में एक आदमी अंदर चला रहा था। ये स्वामी दिव्य प्रकाश थे। महर्षि कहते हैं, आप?
किसी को उम्मीद नहीं थी कि महंता आएंगे। महर्षि दिग्विजय और स्वामी दिव्य प्रकाश दोनों का एक साथ होना कई लोगों के लिए पहली बार था। साथ ही गुरु यशाचार्य की उपस्थिति भी थी जो बहुत ही दुर्लभ थी। अदालत के सभी अधिकारियों को लगा कि इन 3 खास लोगों की मौजूदगी से हॉल अचानक सोने जैसा चमकीला हो गया है। वो इन 3 लोगों के एक साथ मिलने के साक्षी हो चुके हैं। अब उन्हें जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा, भले ही वो आज मर गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये 3 लोग पहली बार एक साथ परीक्षण करेंगे। क्या एक छोटी सी लड़की के पास वास्तव में कोई स्वर्गीय उपहार है? शनाया ने इससे पहले भी सबके सामने ऐसे ही प्रतियोगिता का सामना किया था, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। अनेकों निगाहें उस पर टिकी हुई थी और वो शांति से वहीं खड़ी थी। शनाया ने अभी जो महर्षि दिग्विजय से कहा, उससे पीछे हटने का रास्ता उसे तलाशना था, ताकि वो शनाया से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ व्यक्तिगत भावनाओं में पड़कर उसे दोषी ना ठहरा दे। हालांकि शनाया को ऐसी खुली परीक्षा की उम्मीद भी नहीं थी, और वो भी उन तीनों द्वारा एक साथ किया जाने वाला था। यशाचार्य की सहायता शनाया लेना चाहती थी क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन बाकी के 2 महर्षियों के लिए कहना मुश्किल था। वो नहीं जानती थी कि महर्षि दिग्विजय कितने अच्छे थे। यदि वो इन 3 व्यक्तियों के परीक्षण के तहत झूठी पाई गई तो उसे एक घातक सजा मिलेगी। उसने इस बार खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने अपना माथा रगड़ा और सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। काश कि वो इस समय टेलीपोर्ट कर पाती। आखिर कैसे बचाएगी शनाया खुद को इस परीक्षा से? क्या उसकी मदद उन 3 ऋषियों में से कोई एक करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शनाया गायब हो सकती थी या इस दुनिया में जीवित रहने के लिए अपनी पहचान एक बार फिर से बदल सकती थी। इसलिए शनाया ने अपनी टेलीपोर्ट तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की, जिसमें वो लगातार फेल होती गई। उसने सोचा, आखिर उसकी टेलीपोर्टेशन शक्तियों को क्या हो गया है? क्या उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी? शनाया ने गहरी सांस ली और उदास होकर अपने भाग्य को स्वीकार करने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा वो आंखों को चौंका देने वाला था। उसके सामने 2 लोमड़ी की जैसी चमकती नजरें तीव्रता से उसे देख रही थी। साथ ही उनकी टकटकी ने लोगों की धड़कनों को और भी तेज कर दिया था। ये सब देखकर शनाया को बेचैनी होने लगी, इसलिए वो और भी सतर्क हो गई। तभी राजा विक्रमादित्य इत्मीनान से पलटते हुए महर्षि से कहता है, तो चलें? राजा 2 कदम आगे बढ़ाकर फिर अचानक रुक गया। वो शनाया को देखने के लिए बगल में मुड़ा और उसने देखा कि वो यशाचार्य के हाथ को पकड़े हुए थी। राजा एक ठंडी और उदासीन आवाज में पूछता है, यशाचार्य, क्या आप उसे अपने साथ ले जा रहे हैं? यशाचार्य ये सुनकर रुक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें किसी को अपना छात्र बनाना है तो उनका तटस्थ रहना जरूरी होगा। तभी उन्होंने धीरे से शनाया का हाथ दबाया और फिर राजा को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने शनाया का हाथ छोड़ा और उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसे ले जाता है। मुस्कान के साथ राजा विक्रमादित्य ने शनाया पर एक नजर डाली। इससे पहले कि यशाचार्य शनाया को कुछ इशारा कर पाते, राजा ने उससे पूछा, शिरीन, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगी? शनाया ने कहा, मैं खुद जाऊंगी। शनाया को नहीं लगता है कि अब उसे किसी और के साथ जाने की आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहता है, लेकिन अगर आपने खुद को दोषी मानते हुए भागने की कोशिश की तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाएगा। शनाया ने जो सोचा था उसके अनुसार वो राजा की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपनी भौएं उठाते हुए महर्षि की तरफ देखकर कहती है, महर्षि, आपको क्या लगता है अब क्या किया जाना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही हाथ हिलाए तभी अचानक एक मंद रोशनी वहां चमक उठी। इसी बीच शनाया आगे बढ़ते हुए अचानक से फिसल गई और जब उसने अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास किया तो उसकी कलाई किसी शख्स के द्वारा पकड़ ली गई और साथ ही शनाया के कान में एक आवाज सुनाई दी, मुझे लगता है कि तुम मेरे द्वारा ले जाई जाओगी। उस इंसान के ठीक बगल में होने के कारण शनाया ने आखिरकार उसकी जानी पहचानी खुशबू को सूंघा और शनाया दंग रह गई। वो बिल्कुल सुंदर राजकुमारी की तरह महक रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि शायद वो दोनों जुड़वा हों, पर इस बात की बहुत कम संभावना हो सकती थी कि महर्षि को भी वही सुगंध पसंद थी जो उस सुंदर राजकुमारी को पसंद थी। लेकिन सवाल ये भी था कि वो दोनों अलग अलग लिंग होते हुए भी एक कैसे हो सकते थे। उस समय शनाया को यकीन हो गया कि उसके सामने जो इंसान है ये वही है जिससे वो पहले भी मिल चुकी है। लेकिन शनाया सोच रही थी कि क्या इस आदमी को अपना रूप बदलने की शक्ति प्राप्त थी या उसे धोखा देने के लिए वो एक महिला के रूप में इतना अच्छा अभिनय कैसे कर सका। शनाया ने अपनी नजर उस हाथ की तरफ घुमाई जो उसे पकड़े हुए था।
फिर उसने नजरें तिरछी कर उसके गुप्त आंख की तरफ देखा। इतने में शनाया की तबीयत बिगड़ने लगी। उस समय शनाया उसे लात मारना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी हैसियत उसके शरीर से मेल नहीं खा रही थी, इसलिए वो केवल अपने गुस्से को निगल सकती थी। सौभाग्य से शनाया को शिरीन के रूप में देखकर वो पहचान नहीं पाया। शनाया ने सोचा कि वर्तमान में किसी इंसान का महर्षि का रूप कैसा होता, कुंड में जो इंसान था वैसा या कुछ और। हालांकि महर्षि ने उसकी एक कलाई तो पकड़ी हुई थी, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए हैं। तभी शनाया ने महसूस किया कि महर्षि और उसके हाथ के बीच में एक कपड़ा है, जो शनाया के मन में सवाल पैदा कर रहा था। क्या महर्षि को ऐसा लगता है कि मैं छूने के लायक नहीं, या उन्हें मैं मैली लगती हूं? शनाया को यही लगा था कि महर्षि उसे मैला समझते हैं। महर्षि के इतने करीब होने के कारण उसने महसूस किया कि वो असाधारण रूप से अच्छी तरह से तैयार थे। उनके काले बाल ढीले ढाले धागे से बंधे हुए थे, और हालांकि उनके बालों का सिरा उनके टखनों तक पहुंच रहा था, लेकिन उनके लंबे बाल एकदम साफ और चिकने थे। उन्होंने जो बैगनी लबादा पहना था वो हवा से फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसमें एक भी लाइन नहीं थी। उनका आंतरिक वस्त्र थोड़ा ढीला था, पर वो अपनी विशेषता दिखा रहा था। शनाया देख सकती थी कि उन्हें स्वच्छता कितनी पसंद है। जैसे कि शनाया एक रॉ एजेंट थी, इसलिए लोगों को समझना उसके लिए एक काम था। इसलिए इतने महत्वपूर्ण क्षण में भी उसके मस्तिष्क ने उसे जानकारी देने के लिए स्वतः ही अपना जादू चला दिया। अंगूठी ने कहा, शनाया, मुझे लगता है कि आपको इस सुंदर पुरुष का विश्लेषण करने में समय बिताने की बजाय ये पता लगाने पर काम करना चाहिए कि कैसे बचना है। शनाया अंगूठी को कहती है, क्या तुम जानती हो, अपने प्रतिद्वंदी और खुद को जानने से जीत सुनिश्चित होती है। उसके चरित्र को समझने से मुझे उसकी खामियों की पहचान करने और जीतने के अवसर की तलाश करने में मदद मिल सकती है। अंगूठी ने फिर पूछा, जब से आपने अपना विश्लेषण खो दिया है, कि आपको जीने का मौका मिला है? शनाया कहती है, यह आदमी विकृत है, इसलिए इसमें अपनी खामियां होनी चाहिए, मुझे सोचने दो। अंगूठी फिर कहती है, हाँ, यह आदमी दो मुंह वाला है, हमें इस प्रकार की व्यक्ति को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम ये करना चाहो तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, शायद तुम्हारा ज्ञान तुम्हें कोई उपाय दे सके। शनाया अंगूठी से कहती है, तुमने मुझे मेरे पिछले जीवन की प्रतिभा की याद दिला दी है, अब यहां से बाहर जाना संभव होना चाहिए। शनाया ने अंगूठी की तारीफ की। आखिरकार वो टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करके बातें कर रहे थे, जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। शनाया अपने आसपास की परवाह किए बिना अंगूठी से बातें कर रही थी, इसलिए वो अचानक राजा से टकराई, जिससे उसकी नाक पर चोट आ गई। शनाया ने अपनी नाक ढकते हुए सर उठाया, तभी उसे एहसास हुआ कि वो पहले से ही हॉल के बाहर थी। इसी बीच राजा जहाज को देखते हुए वहां रुक गया। उस जहाज में पंख या किसी भी प्रकार के चक्के नहीं थे जो उसे ऊपर उठा सके। वो जहाज भौतिकी के नियमों की अवहेलना करते हुए अविश्वसनीय रूप से हवा में तैर सकता था। तभी जहाज की ओर जाते हुए राजा ने शनाया की ओर बिना देखे आदेश दिया, मेरे साथ आओ, और वो जहाज की तरफ चल पड़ा। शनाया जमीन पर खड़ी होकर ऊपर की ओर देखने लगी। फिर उसने सोचा, क्या ये पहला परीक्षण था? अगर हाँ, तो उसे जहाज में जाने दें। जहाज जमीन से काफी ऊपर तैर रहा था। वो आसानी से लगभग 8 मंजिल की ऊंचाई का था। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ वो इसमें कभी भी नहीं जा सकती थी। अगर वो अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करती, वो ऐसा करने में सक्षम होती, लेकिन वो अनोखी क्षमता अचानक गायब हो गई। वो सोच रही थी कि क्या किया जाए, तभी अप्रत्याशित रूप से एक मंद सफेद रोशनी आकाश में चमक उठी, जिसने उसे उलझा दिया। शनाया उस जहाज में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर उसका साथ न दे पाए, और ऐसा लगा जैसे कोई उसे तेज सुइयां चुभ हो रहा है। जल्दी ही उसने अपनी कमर कसी, तभी एक तीव्र ऊर्जा ने उसे ऊपर खींच लिया। एक पतंग की तरह शनाया को जहाज में खींच लिया गया। इसी बीच प्रकाश की एक चमक उसके हथेली पर आ रही थी। उसने अवचेतन रूप से उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक हल्की ध्वनि के साथ राजा के हाथ में जो चाकू था, उससे सफेद रोशनी कट गई और उसका एक हिस्सा नीचे जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा हिस्सा हवा में तैरता रहा था। शनाया अचानक गिर रही थी। सौभाग्य से सफेद रोशनी ने उसी को पकड़ लिया और वो हवा में तैरने लगी। वास्तव में यह लगभग पारदर्शी शिफॉन था। शनाया ने उस शिफॉन को पकड़ लिया था और वो जहाज की ओर झूले की तरह झूलने लगी थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी और को भेजा ही नहीं जा सका। जिस समय शनाया को ऐसे खींचा गया था जैसे मछली पकड़ी जा रही हो, उस बिंदु तक बस कुछ ही सेकंड्स थे जहां उसने सफेद शिफॉन को पकड़ लिया और जहाज की ओर आ गई। इससे पहले कि नीचे से कोई समझ पाता, वो तैरते हुए जहाज पर उतर चुकी थी। क्या लचीलापन और फुर्ती! नीचे के नागरिक उसकी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। वास्तव में मार्शल आर्ट की क्षमता वाला लगभग कोई भी इंसान इसे कर सकता था, लेकिन शायद शनाया की जैसी शालीनता के साथ नहीं, जो इस पर जल्दी से प्रतिक्रिया दे सके। अगर उसके पास इतनी आध्यात्मिक शक्तियां नहीं होती तो वो मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली होती। एक प्रतिबिंब में राजा ने अपने स्वामी के बारे में पूछने पर खेद व्यक्त किया, क्योंकि वो सब रोका जा सकता था अगर उन्होंने इस मुद्दे को अब तक आगे नहीं बढ़ाया होता।
अगर उसे वास्तव में एक स्वर्गीय उपहार ना मिला होता तो राजा को खुद को शनाया की सभी बाहरी क्षमताओं को उनसे दूर होते देखना पड़ता और यहां तक कि उसे अंधेरे जंगल में फेंके जाने का भी गवाह बनना पड़ता। शनाया के पैरों के नीचे की चटाई बर्फीली सफेद और बादल की तरह मुलायम थी। शनाया जहाज पर खड़ी हो गई और उसने महर्षि की ओर देखा जो लेटी मुद्रा में थी। शनाया उनसे कहती है, महर्षि, क्या आप मछली पकड़ रहे हैं? राजा ने पहले इस्तेमाल किए गए शिफॉन के टुकड़े को पुनः इस्तेमाल किया और एक बार जब वो महर्षि के पास था तो उन्होंने इसे कैसे इस्तेमाल किया, वो पूरी प्रक्रिया काफी सराहनीय और अनोखी थी। महर्षि की हथेली में शिफॉन बड़े तरीके से मुड़ा हुआ था और पलक झपकते ही उन्होंने इसे राजा की आस्तीन में रख दिया था। राजा आलसी होकर हंसा और कहा, मेरा मन वास्तव में महाकाव्य में रुचि रखता है। वो वाक्य व्याकरणिक रूप से गलत लग रहा था और उसका कोई मतलब नहीं था। क्या महर्षि असभ्य थे? तभी शनाया ने खुद से सवाल किया, क्या वो मेरी और अंगूठी की बात सुन सकते हैं? इस शब्दों से भी परे शनाया हैरान थी। तभी महर्षि ने अचानक एक ब्रश उठाया और कला के तख्त पर चित्र बनाने लगे। जहां से शनाया खड़ी थी वहां से वो महर्षि के लंबे बालों के नीचे उनका सुंदर चेहरा देख सकती थी और उसने ये भी देखा कि उसकी झुकी हुई भौएं हरे काले रंग की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान कला के तख्त पर है, लेकिन शनाया को उस पर शक था। बैठी। उन्होंने कला के तख्त से अपना ध्यान हटाए बिना इशारा करते हुए 3 शब्द बोले। शनाया ने उन्हें धन्यवाद किया और तुरंत वहां पर बैठ गई। वह तख्त राजा से केवल 3 फीट की दूरी पर था, जो कि बातचीत के लिए एक आरामदायक दूरी थी। शनाया की नई स्थिति ने उसे महर्षि के चित्र का निरीक्षण करने की अनुमति दी। वो इतनी हैरान थी कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई। चित्र सफेद कपड़े पहने एक सुंदर और प्रतिभाशाली व्यक्ति का था, जो अपनी आंखों को कुछ बंद करके एक तख्त पर बैठा था और कोई नहीं जान सकता था कि वो सो रहा था या ध्यान कर रहा था। जिस बात ने शनाया को चौंका दिया वो ये नहीं था कि चित्र में आदमी कितना आकर्षक था, बल्कि तथ्य ये था कि वो चित्र से बहुत परिचित थी। ये एक मूर्ति थी जिसे उसने इस दुनिया में आने के तुरंत बाद गुफा में देखा था, जिसके उसने कपड़े उतारे। चित्र में आदमी की उपस्थिति और ध्यान की स्थिति, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में बिछा हुआ टाट भी वैसा ही था जैसा उसने देखा था। यहाँ तक कि चित्र में सफेद कपड़े भी शनाया के उतारे गए कपड़ों के समान थे। शनाया को अभी भी याद था कि जब वो गुफा से निकली तो उस मूर्ति के सामने उसका आमना सामना हुआ था। हालांकि अजीब तरह से मूर्ति का चेहरा उसके लिए स्पष्ट हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे धुंध ने अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया हो। जब उसने ये याद करने की कोशिश की कि ये कैसा दिखता है, हमें जो याद रखना चाहिए था वो ये था कि मूर्ति एक साधारण इंसान के अनुसार बहुत सुंदर थी। तब से शनाया को मुद्दों की एक अंतहीन धारा का सामना करना पड़ा था और वो अपने दिमाग में मूर्ति के अस्पष्ट चेहरे के बारे में चिंतित नहीं हो सकती थी। जैसे ही उसने महर्षि की कलाकृति देखी तो प्रतिमा का स्पष्ट चेहरा अचानक स्पष्ट हो गया था और अब वो उसे तुरंत पहचान सकती है। महर्षि वास्तव में चित्रकारी में प्रतिभाशाली थे। चित्र इतना वास्तविक लग रहा था मानो तस्वीर में दिख रहा आदमी ब्रश के कुछ ही स्ट्रोक के साथ बाहर निकल सकता है। उस चित्र को और फिर महर्षि को देखने के बाद बाहर से शांत और भावहीन होने के बावजूद शनाया का दिल उसके सीने में तेजी से धड़क उठा। महर्षि का चेहरा मूर्ति के समान था, केवल ध्यान देने योग्य अंतर बैगनी लबादा और दोनों का स्वभाव था। महर्षि आकर्षक रूप से सुंदर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका आभा मंडल थोड़ा गहरा है। दूसरी ओर सफेद रंग के कपड़े पहने उस मूर्ति की त्वचा गोरी और नाजुक थी, जिससे वो शुद्ध और महान दिखती थी। महर्षि और इस प्रतिमा के बीच वास्तविक संबंध क्या था? क्या उसने अपनी उपस्थिति के आधार पर मूर्ति को तराशा था? अगर उसने ऐसा किया था तो उनके स्वभाव में इतना अंतर क्यों आया? या ये प्रतिमा उनके जुड़वा भाई की थी, लेकिन इस तरह के रूप और स्वभाव के साथ उनके अस्तित्व पर किसी का ध्यान नहीं गया। शनाया ने जल्दी से गुफा की बनावट को याद किया और याद किया कि ये प्राकृतिक रूप से कुछ हद तक सजाया हुआ लग रहा था। क्योंकि महर्षि की कृतियां कुछ रहस्यमयी थी, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने ही पूरी गुफा की रचना की हो। शनाया ने आधुनिक युग में सुना था कि किसी खास पत्थर या धातु की मूर्ति को दफनाने से आपदाओं को रोका जा सकता है। क्योंकि महर्षि समृद्ध थे, इसलिए संभव है कि उन्होंने ही प्रतिमा को दफनाया हो। अगर ऐसा उनका इरादा था तो उन्होंने अपनी मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उनका दुर्भाग्य होगा। तो क्या प्रतिमा उनके जुड़वा भाई की थी? यदि नहीं तो वो कौन था? शनाया शांति से अपने जहाज पर बैठी, लेकिन उसके दिल में कई तरह के अनुमान कौंध रहे थे। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? एक आदमी ने तस्वीर की ओर अपनी उंगली उठाते हुए कहा। उसका लहजा उदासीन था और शनाया ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती। उसने आकर्षक रूप से फिर पूछा, क्या आपको यकीन है? क्या आपने उसे पहले नहीं देखा है? शनाया ने उसे पहले देखा था। वास्तव में शनाया ने ही उसे छुआ था और उसके कपड़े उतार दिए थे। क्या शनाया को उसके सवालों का जवाब मिलेगा? क्या शनाया जान पाएगी कि महर्षि कौन है? कहीं महर्षि चित्र के जरिए शनाया का सच बाहर लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ
पॉकेट एफएम पर। क्या महर्षि शनाया का परीक्षण कर रहे थे? शनाया ने फिर से उस तस्वीर को देखा और फिर महर्षि दिग्विजय की ओर देखा। अनजान बनते हुए शनाया कहती है, यह आदमी आपके जैसा दिखता है दिव्य गुरु, क्या यह आपकी तस्वीर है? महर्षि दिग्विजय झुंझलाए, लेकिन ऊपर से एक फीकी मुस्कान के साथ कहते हैं, क्या आपको लगता है कि मैंने खुद की तस्वीर बनाई है? क्या हम एक जैसे दिखते हैं? शनाया एक गहरी सांस लेकर कहती है, सच कहूं तो आप एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर लगता है। क्या वो आपके जुड़वा भाई हैं? महर्षि दिग्विजय हंसा, लेकिन सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और दोबारा पूछा, क्या तुमने उसे पहले देखा है? इस बार शिरीन ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ मैंने उसे पहले देखा है। महारथी फिर से पूछते हैं, कहाँ? शनाया ने अपने हाथ बांध लिए और पूछा, क्या यह सवाल सत्यापन से संबंधित है? महर्षि कहते हैं, आपको बस मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है। शनाया काफी आकर्षक ढंग से हंसने लगती है और कहती है, महर्षि दिग्विजय को केवल ये परीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए कि क्या मुझे कोई स्वर्गीय उपहार मिला है या नहीं। यदि आप पता नहीं लगा सकते तो मुझे खेद है, लेकिन मैं खुद बताने वाली नहीं हूं। ये छोटी लड़की वाकई चालाक थी। महर्षि दिग्विजय शनाया के इस रवैये से थोड़ा हैरान थे और उन्होंने जवाब दिया, मेरा ये सवाल सत्यापन से ही संबंधित है, बताओ इसे कहाँ मिली तुम? शनाया जवाब देती है, उसे सपने में देखा था। महर्षि दिग्विजय ने शनाया की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ उसने पूछा, एक सपने में? उसके सपने में या तुम्हारे सपने में? शनाया ने बड़े आराम से जवाब दिया, मैंने देखा था तो मेरा ही सपना होगा। ओह, तो ये तुम्हारा सपना था? महर्षि का लहजा बदल गया था। उसने आगे कहा, तुमने सपने में उसके साथ क्या किया? महर्षि दिग्विजय के बोलने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मूर्ति के लिए न्याय की तलाश कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि महर्षि दिग्विजय उस मूर्ति के मालिक थे। शनाया सोचने लगी कि क्या उसे पता चल गया था कि उसने उस मूर्ति से कपड़े चुराए थे और अब महर्षि इस बात का बदला लेना चाहते थे, या ये सब किस तरह की परीक्षा थी? उसने सिर्फ उसके कपड़े ही तो उतारे थे। क्या ये वजह बदला लेने के लिए काफी है? शनाया चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके दिमाग ने सवालों का एक बवंडर उठा दिया था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? दोषी महसूस कर रही हैं क्या? महर्षि ने फिर से तस्वीर दिखाते हुए पूछा। शनाया हंसती है और कहती है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? वो तो सिर्फ एक सपना था और मुझे ठीक से याद भी नहीं। महर्षि चेतावनी देते हुए कहते हैं, आपको इस सत्यापन प्रक्रिया के किसी भी हिस्से के बारे में लापरवाह नहीं होना चाहिए, खासकर जब आप परिणामों से पूरी तरह अवगत हों। शनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो कृपया मुझे ध्यान से याद करने दें। महर्षि दिग्विजय हंसे और फिर पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया। उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया और तस्वीर वाला बोर्ड तुरंत धूल की तरह उड़कर गायब हो गया। शनाया हैरान थी। शनाया अंगूठी से अपने दिल ही दिल में पूछती है, ड्राइंग में मूर्ति कौन है? क्या वो महर्षि दिग्विजय का भाई है या उसने खुद की तस्वीर बनाई है? अंगूठी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेजान हो गई। शनाया थोड़ा झुंझला कर कहती है, अब ये मत बोलना कि तेरी ऊर्जा खत्म हो गई है इसलिए आवाज नहीं निकल रही मुंह से। शनाया अंगूठी पर उंगली से मारती है। अंगूठी फिर भी कुछ नहीं कहती। शनाया गुस्से में कहती है, अरे तू ऐसे टाइम पे कैसे चुप हो सकती है? शनाया अब सीधे मुद्दे पर आती है और महर्षि से पूछती है, गुरुजी इस सत्यापन के लिए कुल कितनी चीजों से गुजरना होगा मुझे? महर्षि मुस्कुराकर जवाब देते हैं, क्या तुम डर रही हो? और ये कहते हुए महर्षि शनाया की उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखते हैं। क्योंकि शनाया जिंदगी या मौत के साथ आमना सामना कर रही थी, इसीलिए उसके लिए घबराना लाजमी था। शनाया ने अंगूठी से सत्यापन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पूछने के बारे में सोचा था, लेकिन ये अंगूठी तो मरने का नाटक कर रही थी। शनाया को महर्षि से अब अकेले ही निपटना था। महर्षि दिग्विजय के जहाज पर बहुत सी चीजें थी और शनाया ने अनुमान लगाया कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे यहाँ चाहिए था। महर्षि ने अपने बगल की मेज की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर से एक सूप का प्याला हवा में ही उड़ता हुआ महर्षि के हाथ में आ गया और उन्होंने अपना हाथ लहराया। सूप का कटोरा शनाया की ओर उड़कर अपने आप ही चला गया। महर्षि शनाया से कहते हैं, पपीते का सूप है, ये लोगों को शांत रखता है और घबराहट को कम करता है। महर्षि शनाया की छाती की ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि ये सूप और भी कई चीजों में मदद करता है जो लड़कियों को पसंद आता है। शनाया ने सूप का कटोरा ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो जबरदस्ती उसे स्वीकार कर रही हो। महर्षि ने उसके स्तनों के बारे में जो कहा था उससे शनाया को इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहती थी। अब शनाया को पूरा यकीन था कि वो जिस राजकुमारी से मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि महर्षि ही थे। शनाया ने मन ही मन सोचा कि महर्षि लड़की बनने का कितना अच्छा नाटक कर लेता है जो उस दिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। शनाया यही सोच रही थी कि वो इस बात की पुष्टि आखिर कैसे करे। इसी बीच जहाज आगे बढ़ने लगा, लेकिन जहाज के चलने में बहुत स्थिरता थी। कोई ज्यादा हिलना डुलना भी नहीं था, शायद इसीलिए क्योंकि
यह आसमान में उड़ रहा था। 4 युवा सज्जन जहाज चला रहे थे। वो सभी अपने काम में माहिर थे। जब से शनाया जहाज पर चढ़ी थी, उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं था। ये साफ जाहिर था कि वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। शनाया ने अचानक से एक आवाज सुनी। उसने अपना सर घुमाया और देखा कि गुरु दिव्य प्रकाश अपने पालतू जानवर सुनहरा चमकने वाली बाज की पीठ पर खड़े हैं, जो जहाज के ऊपर से उड़ रहा था। उनका हवा में फड़फड़ाता काला लिबास एक एक चालक के ऊपर से लहराता हुआ गुजरता है। शनाया ने अनजाने में पीछे की ओर देखा और यशाचारी को एक दूसरे पक्षी के सिरे पर खड़ा देखा। वो भी वहां आ गए थे। जहाज अचानक तेज हो गया और आकाशीय महर्षि दिव्य प्रकाश के सामने जोर से सीटी बजी। उस बड़ी सी सीटी से निकली प्रचंड हवा ने उसका लबादा लगभग फाड़ डाला। इस खुले जहाज पर हवा इतनी तेज गति से चल रही थी कि जहाज भी अब डावाडोल होने लगा था। शनाया को ऐसा लगा जैसे वो एक छोटी नाव पर थी जो एक आंधी के बीच में चल रही हो और गरजती हुई बिजलियों के बीच गिरी हुई हो। तेज हवा ने भी उसके लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल कर दिया था। और फिर पूरा जहाज अचानक से रुक जाता है। शनाया का नाजुक शरीर लगभग जहाज के अचानक रुक जाने से उड़कर नीचे गिरने ही वाला था, जिसके नीचे पूरा महासागर बह रहा था। शनाया राहत की सांस लेती है क्योंकि वो बाल बाल मरने से बची। शनाया ने खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ लिया था। हालांकि कुछ ऐसे पुर्जे भी थे जो खुद उखड़कर शनाया के साथ जहाज से नीचे गिर सकते थे। उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और झटका खाकर शनाया आगे की ओर गिरती है, लेकिन अचानक से अपने दोनों हाथों से जोर से किसी को पकड़ लेती है। सब कुछ बहुत जल्दी में हो जाता है। शनाया ने अपने आप ही खुद को बचाने के लिए अनजाने में हाथ पैर चलाए थे, इसलिए उसे ये भी नहीं पता चला कि वो किस चीज को पकड़ रही है। उसने जिस चीज को गले लगाया था वो अचानक सख्त हो जाती है और फिर जहाज भी आखिरकार स्थिर हो जाता है और शनाया को सुनाई देता है, छोड़ो मुझे। शनाया अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसने महर्षि दिग्विजय की कमर को जोर से पकड़ा हुआ था। वो कसकर महर्षि को जकड़े हुई थी। उसने जल्दी से हाथ छुड़ाए और पीछे हटी। जब उसने अपना सर उठाया तो उसने देखा कि जहाज पर मौजूद बाकी सारे लोग शनाया को हैरानी से देख रहे हैं। शनाया मुड़ी और उसने जहाज के दोनों किनारों पर दिव्य प्रकाश और यशाचारी दोनों को देखा। दिव्य प्रकाश का चेहरा हमेशा फूला हुआ रहता था, इसलिए उसका चेहरा भावहीन बना रहा। दूसरी ओर यशाचारी ने उदास चेहरे के साथ उसे घूरते हुए देखा। इसी बीच महर्षि दिग्विजय, जिनको शनाया ने कोई खंबा समझकर पकड़ा हुआ था, उन्होंने शनाया से कहा, तुम बहुत बहादुर हो, है ना? जहाज पर सवार 8 लोगों ने चुपके से सहमति में अपना सर हिलाया। वो भी ये मानते थे कि लड़की बहादुर है। महर्षि दिग्विजय ने कभी भी किसी को अपने आसपास आने की अनुमति नहीं दी और जिसने भी ऐसा किया उसके लिए उसको सजा मिली। लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद भी उनमें से किसी ने भी महर्षि के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन ये लड़की जिसे वो अभी मिले थे न केवल उनके पास आई बल्कि उनकी कमर को जोर से पकड़ लिया था। यह पहली बार था जब किसी ने महर्षि दिग्विजय को गले लगाया था, लेकिन यकीनन यह और भी अजीब था कि महर्षि ने उस छोटी लड़की को लात मार के पीछे नहीं हटाया। ये सचमुच असामान्य था। लेकिन दूसरी तरफ शनाया को कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए किसी सुअर को भी गले लगा लेती। लेकिन फिर भी शनाया ने खांसते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको एक स्तंभ समझकर पकड़ लिया था। महर्षि हैरान थे। उन्होंने शनाया पर एक नजर डाली और देखा कि ना तो वो शर्मा रही है, ना ही घबराहट के कोई लक्षण दिखा रही है। उसे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने महर्षि दिग्विजय को गले लगा लिया था। वो तो सच में ऐसा ही बर्ताव कर रही है जैसे उसने किसी लकड़ी के एक लट्ठे को गले लगा लिया हो। पूरे गुप्ता साम्राज्य में एक स्वर्गीय मंच था जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता था। इसको लोग एक स्वर्ग के मंदिर के समान देखते थे। ये बहुत लंबा और भव्य था। ये मंदिर अच्छे मौसम और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए देवताओं की पूजा करने का स्थान था। इसके अलावा यह स्वर्गीय मंच महर्षि दिग्विजय के लिए देवताओं को सुनने के लिए एक जगह थी, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि किसी व्यक्ति को स्वर्गीय उपहार मिला है या नहीं। स्वर्गीय मंच में कोई भी सिर्फ तभी जा सकता था जब महर्षि दिग्विजय खुद उसे बुलाते हो। कई लोगों ने तो अपने जीवन में से देखा तक नहीं था, इसीलिए महर्षि दिग्विजय द्वारा शनाया को स्वर्गीय मंच पर उसे सत्यापित करने के लिए जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। अनगिनत रोजमर्रा के लोग सभी दिशाओं से आए और धरा महल के बाईं ओर सार्वजनिक चौक पर इकट्ठा हो गए उस स्वर्गीय मंच को देखने के लिए। जब महर्षि दिग्विजय का वो जहाज हवा में मंडरा रहा था तो नीचे के लोग उत्साह से झूम उठते थे। जब उन्होंने नीले जहाज के दोनों किनारों पर दिव्य प्रकाश और यशाचार्य को देखा तो उनकी जय जयकार होने लगी। ये नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता था। जैसे ही जहाज लोगों के करीब आया, जनता ने शनाया को महर्षि दिग्विजय के गले से दूर हटता हुआ देखा और तभी जनता की जयकारी की आवाज रुक गई और पूरे चौक पर जमा लोग खामोश हो गए। शनाया ने नीचे की ओर देखा और कानाफूसी और गपशप करते हुए बहुत सी आंखें हैरानी के साथ उसे देखने लगी थी।
शनाया उनके इस रवैये से बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। शनाया मुड़कर महर्षि दिग्विजय की ओर देखती है कि उन्होंने अपने चेहरे पर पहले से ही एक मुखौटा पहन लिया था। ऐसा लग रहा था कि महर्षि दिग्विजय नहीं चाहते थे कि जनता उनके चेहरे को देखे। शनाया ने फिर दिव्य प्रकाश और यशाचार्य की ओर देखा तो उन दोनों के चेहरे पर भी मुखौटे थे। दिव्य प्रकाश का मुखौटा काला था और उनके काले रंग के वस्त्र से मेल खाता था। इसी बीच यशाचार्य ने हल्के हरे रंग के घूंघट के साथ हरे रंग के पर्दे वाली टोपी पहन रखी थी, जिससे उनका सुंदर चेहरा ढका हुआ था। ऐसा लगता था कि उस मौके पर शायद चेहरा ढकने की कोई रस्म होती होगी। बिना मुखौटे के उस जहाज पर शनाया एकमात्र इंसान थी। आखिरकार महर्षि स्वर्गीय मंच खोलते हैं और जैसे ही वो खोलते हैं सारी जनता खुश हो जाती है और उत्सुक होकर देखने लगती है। भविष्य से आई हुई शनाया को बड़ी और अनोखी इमारत देखने की आदत थी, लेकिन उसने पहली बार ऐसी रहस्यमयी जगह को देखा था। यह स्वर्गीय मंच की इमारत एक उल्टे पिरामिड के आकार की थी, जो एक नोक पर टिके रहने के बाद भी बहुत स्थिर खड़ी हुई थी। मंच पर 3 चमकीले लाल क्रिस्टल स्तंभ थे, जो चारों ओर सूर्य का प्रकाश बिखेर रहे थे। इन स्तंभों में परिष्कृत पैटर्न प्रतीत होते थे, जो शब्दों और फूलों दोनों की तरह दिखते थे। जब उस पर सूरज चमका तो पानी की लहरों जैसा लग रहा था, जो शानदार और रहस्यमय दिखाई दे रही थी। स्वर्गीय मंच की सतह को क्रिस्टल ईंटों से बनाया गया था, जो कि काले और सफेद थे। उन पत्थरों की वजह से जमीन का पैटर्न भी लाजवाब दिखाई देता था। एक चमकती हुई रोशनी कभी कभी उन पत्थरों से निकलती हुई दिखाई देती थी। इस जादुई जगह से मंत्रमुग्ध होने के बाद शनाया ने सोचा कि यहाँ किस तरह की परीक्षाएं ली जाती होंगी। महर्षि दिग्विजय शनाया का चेहरा पढ़ लेते हैं और उससे कहते हैं, इस स्वर्गीय मंच पर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। उनकी आवाज सुनने में कोमल और मधुर लग रही थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो काफी तनाव देने वाली बात थी। महर्षि कहते हैं, शिरीन, बेहतर होगा कि आप यहाँ अपनी मदद खुद करें। आगे जो भी हो, जीत केवल न्याय की होगी। इन शब्दों को कहने के तुरंत बाद वो मुड़े और जहाज से गायब हो गए। पलक झपकते ही वो मंच पर एक कुर्सी पर दोबारा से प्रकट हो गए। जहाज स्वर्गीय मंच से लगभग 10 मीटर ऊपर मंडरा रहा था। अगर शनाया नीचे कूदती तो शायद वो खुद की हड्डियां तोड़वा लेती, भले ही बाद में उसे इलाज के जरिए बचा लिया जाता। महर्षि दिग्विजय खुद अपने आप ही नीचे उतर चुके थे और उनके पीछे उनके सारे सेवक भी उतर चुके थे, जो जहाज पर सवार थे। शनाया इतने बड़े जहाज पर अकेली रह गई थी। वो कैसे नीचे उतरती? क्योंकि ये खबर तेजी से फैल गई थी कि जमीन पर मौजूद ज्यादातर लोगों को लगता था कि शनाया के पास तो खुद ही जादुई ताकतें हैं, इसलिए इस लड़की के लिए इस ऊंचाई पर से कूदना कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। सभी लोग शनाया को देखे जा रहे थे। आखिर क्या परीक्षा देगी शनाया अपनी बात को सच साबित करवाने के लिए? क्या वो परीक्षा में सफल होगी या मिलेगी उसे सजा? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।